सारा का सारा प्रोसेस कि कैसे मान लो कोई गवर्नमेंट बैंक है, सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या कोई प्राइवेट बैंक है, मान लो आईसीआईसीआई है। अब इसके साथ जब हम इनके साथ जब हम बैंकिंग करते हैं तो हम कितना भी पैसा डाल सकते हैं, कितना भी पैसा निकाल सकते हैं। मैं भले इसके अंदर एफडी करना चाहूँ, आरडी करना चाहूँ, ये मेरे को अलाउ करता है, एसबीआई अलाउ करता है, आईसीआईसीआई अलाउ करता है, या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, मान लो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये भी अलाउ करता है। अच्छा, मान लो मैं इनमें से किसी भी बैंक के अंदर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहूँ, मैं कर सकता हूँ। मान लो मैं इनमें से किसी बैंक से लोन लेना चाहूँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन पेमेंट बैंक की एक रिस्ट्रिक्शन है। देखो, पहली चीज तो पेमेंट बैंक भारत में आई ही क्यों? साल 2015 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि भी जने जने तक बैंकिंग पहुंच सके, इसलिए एक तरह से जो पेमेंट बैंक है इनको परमिशन दी गई कि ठीक है, आप भारत में जो है अपनी पेमेंट सर्विस, जो भी एक तरह से इंडायरेक्टली बैंकिंग सर्विस कह लो, ये आप शुरू कर सकते हो। देश के अंदर एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो पहला बैंक था जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस लेके आरबीआई से देश में जिसने काम करना शुरू किया। ठीक है जी, बस इसका मोटिव यही था आरबीआई का कि इनको सिर्फ इसलिए लाया जाए ताकि देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके। ठीक है जी, लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है? इनकी रिस्ट्रिक्शन ये है कि ना तो ये मान लो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में या फिर जियो पेमेंट बैंक में, इससे पहले पेटीएम पेमेंट बैंक, देखो सारा खेल चल ही इसलिए रहा है क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ हाल फिलहाल जो हुआ वो सबको पता है। उस वजह से ही आज की डेट में एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक और एक जियो पेमेंट बैंक की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी। लेकिन मान लो हम किसी भी पेमेंट बैंक के साथ एक अकाउंट खोलते हैं तो उसके अंदर ना तो हम फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, ना ही हम आरडी करवा सकते हैं। ठीक है जी, ना ही इनमें से किसी भी पेमेंट बैंक के साथ अगर हम अकाउंट खोलते हैं तो ये पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और ना ही इनमें से कोई भी पेमेंट बैंक हमें लोन दे सकता है। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है कि कोई भी पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, एफडी नहीं कर सकता और आरडी नहीं कर सकता। ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें हो गई पेमेंट बैंक के साथ। अच्छा, अब काफी लोग कहेंगे कि जी हम पेटीएम का इंटरफेस चलाते हैं, वहां तो बड़ा बड़ा लिखा होता है लोन, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, एफडी भी वो लोग कर देते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? देखो, पेटीएम कह रहा हूं, कोई भी पेमेंट बैंक है ना, अगर वो ऐसा कर रहा है कि लोन दे रहा है या एफडी कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा, क्रॉस सेलिंग कर रहा है। वो एक पार्टनर बैंक के साथ, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो पेटीएम है, पेटीएम ने लेट सपोज उदाहरण के तौर पर मान लो एक्सिस बैंक के साथ टाई अप कर लिया। आप पेटीएम के इंटरफेस पे गए, वहां पर्सनल लोन भी आपको दिख जाएगा, कोई लोन भी दिख जाएगा, क्रेडिट कार्ड भी दिख जाएगा, जैसे एसबीआई का क्रेडिट कार्ड आता है ना। तो टाई अप कर लिया किसी बैंक के साथ, और मान लो आप लोन ले रहे हो, तो इनडायरेक्टली पेटीएम आपको लोन नहीं दे रहा, वो आपको अपने पार्टनर बैंक से लोन या फिर एफडी अगर वो करके दे रहा है तो वो पार्टनर बैंक के पास करके दे रहा है, खुद डायरेक्टली अपने पास कोई भी पेमेंट बैंक एफडी नहीं कर सकता, ना ही कोई लोन डिस्बर्स कर सकता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं पेमेंट बैंक की। अब एक सवाल ये आता है कि चलो कोई बात नहीं, हमें ये पता है कि एसबीआई सुरक्षित है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये भी सारे बैंक सुरक्षित है क्योंकि ये डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है, ये सारे के सारे बैंक इससे इंश्योर्ड है। यानी डीआईसीजीसी क्या बोलता है कि कल को कोई भी बैंक अगर डूब जाता है तो उसमें पड़े 5 लाख रुपए तक की गारंटी जो है वो आरबीआई अपने सर पे लेता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बार के लिए मान लो आपका आईसीआईसीआई में 4 लाख रुपए पड़ा, कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग ये बैंक डूब गया, तो 5 लाख तक की गारंटी तो आरबीआई खुद ले रहा है, ये जो डीआईसीजीसी आरबीआई की सब्सिडरी बॉडी है, तो 4 का 4 लाख रुपया आरबीआई आपको देगा। मान लो आपका आईसीआईसीआई में 6 लाख पड़ा था और ये बैंक डूब गया, तब 5 लाख ज्यादा से ज्यादा देगा और 1 लाख आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसी भारत के जितने भी बैंक है सब डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। एक सवाल ये आता है कि ठीक है, ये जो जितने भी पेमेंट बैंक हैं, जैसे मान लो हम एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो क्या ये आरबीआई से सुरक्षित है? जी हां, ये भी आरबीआई से सुरक्षित है, ये भी डीआईसीजीसी से सुरक्षित है। अगर आप इसमें अकाउंट खोलते हो, पहली चीज एक चीज ये भी होती है कि जो पेमेंट बैंक है, जैसे हम एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम 2 लाख रुपए से ज्यादा इसमें बैलेंस नहीं रख सकते। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है। पहली एक बार दोबारा बताता हूं, 2 लाख से ज्यादा बैलेंस नहीं रख सकते, एफडी या फिर आरडी इसमें नहीं खुलवा सकते, ना यहां से हम लोन ले सकते हैं, ना ही ये कभी हमारे को क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। ये मोटे मोटे कमियां हैं पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलने की। ठीक है जी, तो वही बात होगी, 2 लाख से ऊपर तो हम बैलेंस रख नहीं सकते, और डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है, डीआईसीजीसी तो 5 लाख तक की गारंटी देता है, तो पेमेंट बैंक में पड़ा आप वैसे भी 2 लाख से ज्यादा बैलेंस रख नहीं सकते। और अगर कल को मान लो कोई पेमेंट बैंक डूब भी गया तो आपका ये जो 2 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा आप जो रख सकते हो, ये 100% आरबीआई से सुरक्षित रहता है। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस थी। अब एक बार मोटा मोटा हम ये देखते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जो हम अकाउंट खुलवा रहे हैं वो हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। ठीक है जी, अभी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस तो देखेंगे, बट सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है वो कितना ब्याज देता है और सारी की सारी चीजें। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये लिखते हैं, बड़ा इसकी वेबसाइट पे भी दिख जाएगा कि 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं हम सेविंग्स अकाउंट में पड़े पैसे पे। ठीक है जी, एफडी और आरडी ये खोल नहीं सकते, सिर्फ आप इसके अंदर सेविंग्स अकाउंट या फिर करंट अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें पड़े करंट अकाउंट पे तो वैसे भी 0% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, वो बिजनेस के लिए होता है, उसको आप छोड़ दो। सेविंग्स अकाउंट में ये बोलते हैं कि हम 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, लेकिन इसका लूप होल ये है कि अगर आपका बैलेंस 0 से लेके 1 लाख पड़ा है तो 7% नहीं मिलेगा, तब 2% मिलेगा। अगर आपका बैलेंस 1 लाख से ज्यादा पड़ा है तब उसके ऊपर 7% मिलेगा। अच्छा, अब लोग कहेंगे ठीक है, फिर मैं 1,10,000 रख दूंगा और सारे के सारे पैसे पर मेरे को 7% मिलेगा। इसका भी जवाब है नहीं। शुरू के 1 लाख पे, यानी 0 से 1 लाख पे तो 2% का ही मिलेगा, ऊपर का जो 10,000 पड़ा है इसके ऊपर सिर्फ 7% मिलेगा। यानी कि अगर किसी ने 2 लाख बैलेंस रख लिया तो 0 से 1 लाख पे तो 2% ही मिलेगा, फिर जो अगला 1 लाख रुपया पड़ा है उसके ऊपर 7% मिलेगा। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि कितना मेरे को ब्याज मिलेगा। डीआईसीजीसी से इंश्योर्ड है। अब एक ऑप्शन ये आता है कि ठीक है, जब मेरा अकाउंट खुल गया एयरटेल पेमेंट बैंक में, मैंने अकाउंट खोल लिया, तो अकाउंट खोलते टाइम ही मेरे को वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होता है कि ऐप जब आप खोल रहे होगे ना, एयरटेल थैंक्स ऐप जो है, जो आप एयरटेल की ऐप खोल रहे होगे, उसके अंदर ही आपको एक डेबिट कार्ड दिखेगा, उस पर डेबिट कार्ड नंबर लिखा होगा, नीचे सीवीवी दिखेगा, यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए वर्चुअल डेबिट कार्ड इनफ होता है। तो उसकी भी फीस लेते हैं, ये 25 रुपए साल की एक बार फीस लगेगी। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि वर्चुअल डेबिट कार्ड मेरे को मेरे घर पे ही चाहिए, तो उसकी जो फीस है वो 2 तरह से लगती है। पहला कि आपको अगर वर्चुअल डेबिट कार्ड पर्सनलाइज्ड चाहिए, आप चाहते हो कि आपका नाम, आपकी फोटो डेबिट कार्ड के ऊपर हो, तो उसकी फीस है 350 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी 349 प्लस 18% जीएसटी। लेकिन अगर आप नॉन पर्सनलाइज चाहते हो कि ना मेरा नाम हो, फोटो मेरे कुछ नहीं पता, कुछ भी लगा के मेरे को भेज दो, तो उसकी डेबिट कार्ड की फीस है 299 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ये सेविंग्स अकाउंट का केस होगा। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाते हो और फिर डेबिट कार्ड लेते हो एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो उसकी फीस तब डेबिट कार्ड की पड़ेगी 199 रुपए प्लस 18% जीएसटी। लेकिन करंट अकाउंट में साफ मना करूंगा, किसी को भी मत खोलो भाई, जब 2 लाख से ऊपर बैलेंस ही नहीं रख पाओगे। और जो फर्म होती है किसी की बिजनेस जो करता है यार, उनका तो फिर 2 लाख रुपए में क्या काम चलेगा। तो करंट अकाउंट मैं तो कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि पेमेंट बैंक में खोलो, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है छोटी मोटी दुकान वाला भी 4-4 5-5 लाख रुपए करंट अकाउंट में रख लेता है। तो इसके लिए मैं इतना, बाकी आपकी चॉइस है। तो ये सारी चीजें ठीक है जी। अच्छा, एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लगता है 199 रुपए, ये किसी को भी नहीं पता क्यों लगता है, बस ये 199 रुपए अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, ये कोई भी बैंक में वैसे लगता नहीं है। ठीक है जी,
इसके अलावा ये बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन लिमिट दिन भर में 25,000 पे कर सकते हो। पोज यानी कहीं पे कार्ड इंसर्ट किया तो 25,000 की कर सकते हो, और एटीएम में जाके ज्यादा से ज्यादा रोज कैश 25,000 निकाल सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक ही हो गया कि मान लो अगर कोई वर्चुअल फिजिकल डेबिट कार्ड घर पे मंगाता है तो इस डेबिट कार्ड से किसी एटीएम मशीन में जाकर अगर कैश निकालता है, और पहली कंडीशन ये है कि अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो महीने की वो 3 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकता है, उसके बाद अगर करेगा तो 21 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर वो नॉन मेट्रो में रहता है तो महीने की 5 ट्रांजैक्शन फ्री है, उसके बाद अगर करेगा तो 21 रुपए का चार्ज लगेगा। अगर वो करंट, ये सेविंग्स अकाउंट का हो गया, अगर करंट अकाउंट में खुलवाता है तो चाहे वो मेट्रो में रहता हो चाहे वो नॉन मेट्रो में रहता हो, महीने की सिर्फ एक ट्रांजैक्शन ही फ्री है, उसके बाद अगर करेगा तो 21 रुपए का चार्ज उसे हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। अब ये सारा का सारा तामझाम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन प्रोसेस से पहले भी एक लास्ट कंक्लूजन की बात करें तो देखो, पेमेंट जो बैंक होते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं लूप होल तो है, आप कुछ भी कहो, इससे बेटर मैं ये कहूंगा कि जीरो बैलेंस की ही तलाश है अगर आपको, तो बैंक के अंदर ये अकाउंट खोल लो प्रॉपर। क्या 2 लाख, कभी तो हो सकता है कि 2.5 लाख की भी जरूरत पड़ जाए अकाउंट के अंदर पैसा रखना हो, तो फिर वहां बंदा फंस जाता है। जीरो बैलेंस 2 बैंक सबसे शानदार है, एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट। कोटक से भी अगर शानदार मेरे से पूछो तो मैं एयू को कहूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है, डेबिट कार्ड की फीस भी कम है। डेबिट कार्ड की फीस सिर्फ 177 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, तो नहीं शायद 177 रुपए जीएसटी मिला करके ही है, तो मतलब काफी कम है डेबिट कार्ड की फीस, और ब्याज भी कोटक से ज्यादा है। तो परफेक्ट अगर कोई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट आज की डेट में ऑफर कर रहा है तो वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोई लिमिटेशन नहीं है। सब